हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशंस न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम टैट से रिलेटेड कुछ साइकोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और सारे के सारे एमसीक्यू जो हैं वो किसी ना किसी आपकी प्रीवियस टैट में आए हुए हैं। यहाँ से हमें दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो हमें क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं, और दूसरा जब हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं तो हमें टॉपिक का नॉलेज हो जाता है कि इन टॉपिक से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिएगा एंड तक हमारी वीडियो में। हमारा फर्स्ट साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो रही है, जो कि हम पढ़ते ही हैं। बीएड जब करते हैं, डीएलएड जेबीटी जब आपने किया होगा तब भी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी होती है हमने। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में एक टॉपिक आता है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का, जिन्हें बोला जाता है विशिष्ट बालक, या फिर स्पेशल नीड चिल्ड्रन भी उसी टॉपिक का नाम आ जाता है। जिन बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है उनको बोल दिया जाता है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या फिर स्पेशल नीडी चिल्ड्रन। तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर 1 बोलता है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी बोलता है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन सी बोलता है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और ऑप्शन डी बोलता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी में अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ही एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ बच्चे ही विशिष्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबका आईक्यू बैकग्राउंड सबका अलग होता है। प्रत्येक बच्चा भी विशिष्ट नहीं होता, प्रत्येक बच्चा क्रिएटिव नहीं होता, इंटेलिजेंट नहीं होता, बैकवर्ड चिल्ड्रन नहीं होता। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी आ जाता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो विशिष्ट होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था, उसमें क्या मेन ऑब्जेक्टिव बताया गया कि अगर मैथ्स बच्चों को पढ़ाना है, गणित की शिक्षा अगर बच्चों को देनी है, तो उसको देने के पीछे मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों में अंक गणितीय ज्ञान देना, क्या ये मेन हमारा मोटो होना चाहिए, मेन मेन ऑब्जेक्टिव था 2005 के अकॉर्डिंगली। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंगली क्या था हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। क्या ऑप्शन नंबर बी था कि भाई गणित में रुचि, अगर बच्चों के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लें मैथ्स को पढ़ने के लिए, तो उसको पढ़ाना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी राइट है कि लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाना है। या ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही है कि बच्चों में जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो मैथ्स को पढ़ा करके करना है। तो देखो ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा, है ना। इमोशनली क्या डेवलपमेंट करेगा मैथ्स, आपका क्या इमोशनल डेवलपमेंट करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ गणित का नॉलेज देना ही है, तो इतना सही पर्पज नहीं था। ऑप्शन राइट है, वैसे तो ए भी राइट है कि गणित का ज्ञान देना, अंक गणित का ज्ञान देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सीधा पूछ लिया गया है कि एनसीएफ 2005 में क्या पर्पज रखा गया था, क्या उद्देश्य रखा गया था मैथ्स को पढ़ाने का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मैथ्स को पढ़ाने का मेन उद्देश्य है, एक तो बच्चों में लॉजिक को बढ़ाना, ताकि बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग और ज़्यादा डेवलप हो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में तो आपके लॉजिक और रूल और मेथड ही काम करते हैं। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन दिया जाता है मैथ्स में, आपको आपको उसको सॉल्व करना होता है, तो वहां से आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी निकल के आए। तो इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एनसीएफ 2005 में मैथ्स को जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा गया, है ना। उससे पहले भी पढ़ाया जाता था, लेकिन एक उद्देश्य बनाया गया। ठीक है, कि ताकि बच्चा जो है उसकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़े और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आए, जिसको वो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में भी यूज कर पाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो वह शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। बोला यहाँ से अगर कोई बच्चा किसी शिक्षक को लग रहा है कि मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है,
है ना, बहुत स्ट्रेस में रहता है वो, तो आपको कैसा बिहेवियर उसका दिखेगा कि आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई, एक टीचर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसकी क्लास का कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस में है, तो उसको उसके बिहेवियर में क्या अलग दिखेगा बाकियों से। तो ऑप्शन ए आता है उसका एग्रेसिव बिहेवियर, ऑप्शन आता है लर्निंग एरर्स, ऑप्शन सी आता है उसका बहुत ज़्यादा बोलना। ठीक है, तो देखो, अत्यधिक बोलना तो वो वैसे भी बोल सकता है ना, जो स्ट्रेस में नहीं होते कई बार वो भी ज़्यादा बोलते हैं, कई बार होते हैं तब भी बोलते हैं, कई बार नहीं होते तब भी होते हैं, तो ये तो नहीं बन रही बात। लर्निंग एरर किसी को भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीखने में उसी की कमियां हैं जो कि स्ट्रेस में है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका आईक्यू इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आपका और कोई डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपका एग्रेसिव बिहेवियर हमें शो करता है कि आप किसी स्ट्रेस में हैं। ठीक है, तो क्लास में अगर किसी टीचर को किसी बच्चे का आक्रामक व्यवहार या एग्रेसिव बिहेवियर दिख रहा है ना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ठीक है, या फिर टीचर के साथ ही बदतमीजी कर रहा है, तो उसका ये एग्रेसिव बिहेवियर हमें बताएगा कि उसको कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट हो जाएगा कि उसका एग्रेसिव बिहेवियर ही किसी टीचर को बताएगा कि वो स्ट्रेस में है। ठीक है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, ये तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। बोला स्ट्रेस इफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन एग्जाम, दिस फैक्ट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप। बोला जब आपका कोई एग्जाम आता है और आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो स्ट्रेस जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर देता है। कई बार आप डर डर से इतना पढ़ लेते हैं कि आपको भूल ही जाता है सारा, ठीक है, या फिर आप डर डर से पढ़ ही नहीं पाते कई बार। ठीक है, तो ये किस तरह के दो चीजों के बीच में रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है संज्ञान और भावना, कॉग्निशन और इमोशन, निष्पत्ति और चिंता, रिजल्ट एंजाइटी, तनाव विलोम, ठीक है, और संज्ञान प्रतियोगिता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीजों जो है वो परफॉर्म हो रही है। एक तो क्योंकि परीक्षा है तो संज्ञान की बात हो रही है, कॉग्निशन की बात हो रही है, समझ की बात हो रही है, और तनाव हमारा क्या आ जाता है, एक इमोशन आ जाता है। तनाव क्या है हमारा, एक स्ट्रेस क्या है हमारा, एक इमोशन है। तो यहाँ पर जब भी परीक्षाएं आती हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है और वो हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो प्रभावित करता है वो स्ट्रेस, तो उसमें इन दोनों चीज़ों में जो है वो रिलेशन बनता है कॉग्निशन और इमोशन में, क्योंकि कॉग्निशन की ज़रूरत पड़ती है समझ की, सोच की, पढ़ने के लिए, दिमाग में। ठीक है, और इमोशन क्या है आपका, तनाव है। तो ये दोनों मिलकर के काम करती हैं जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रेस में जाकर के हमारी परफॉर्मेंस को ये इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, संज्ञान भावना यानी कि कॉग्निशन इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है। एक टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज को समझ रहा है, तो इनमें से उसे किस चीज के की स्टडी करनी पड़ेगी या किस बारे में पढ़ना पड़ेगा जिससे वो अपने स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज को या उसकी क्षमताओं को समझ सके। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शैक्षणिक समाज शास्त्र उसको पढ़ना चाहिए, मीडिया जो है साइकोलॉजी, सोशल फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आपका एक टॉपिक रहता है जब आप डीएलएड बीएड की करते हैं, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी टॉपिक रहता है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब ही होता है कि किस तरह से आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप उनके बारे में जान पाएँ, उनकी कमियों के बारे में, क्या क्या उनमें पॉजिटिव उनका एरिया क्या है, नेगेटिव क्या है, क्या कमियां हैं, कैसे काम करना है, कैसे उनको टैकल करना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में ही हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से हम बच्चों की, अपने स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ को समझ सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है और ये किसने दिया था, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार होती हैं। हॉल ने दिया था, महावीर ने दिया था, गुरु नानक जी ने दिया था, या फिर रूसो ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है
वो यहाँ पे राइट हो जाएगा कि रूसो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंद्रियां जो होती हैं वो प्रवेश द्वार का काम करती हैं, ज्ञान के लिए एक प्रवेश द्वार का काम करती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो टैट में आपको काफी बार ये स्टेटमेंट्स भी देखने को मिलती हैं, कोई और स्टेटमेंट दे दी जाएगी एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, इमोशनल, सोशल, मॉरल, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यहाँ से कोई ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, बट इज ईगोसेंट्रिक अकॉर्डिंग टू प्याजे। तो जीन प्याजे की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उन वहां पे उन्होंने ये डिस्कस किया था कि ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, अहम केंद्रित क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आता है, वातावरण ज्ञान का केंद्र है। इसमें यह बोला गया कि ईगोसेंट्रिक में बोला गया कि वातावरण जो है वो ज्ञान का केंद्र है। या फिर ऑप्शन नंबर बी आता है कि बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहां पे जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ईगोसेंट्रिज्म जो होता है ये होता है जब बच्चा इस भ्रम में होता है कि वो ही मेन है, वो जो बोलेगा वो सही, वो जो बोलेगा वो गलत, वो जो करेगा वो बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो जब बच्चा इस अवस्था में होता है, इस अवस्था को बोल दिया गया अहम अवस्था, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा सोचता है कि द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम, जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं हूं, मैं ही विश्व का केंद्र हूं, मैं ही जो है वो मेन हूं और सारी चीजें जो है वो मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो यही होता है प्याजे के अकॉर्डिंग ईगो सेंट्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों को अगर किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश लेना है तो उसका आधार क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, द बेसिस ऑफ फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन 2010 में आपका आया था, 2009 और 10 में 2010 में जो है इसको अप्लाई कर दिया गया था। तो इसमें क्या बोला गया था कि अगर बच्चे को किसी क्लास में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मेन आधार क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्या बच्चे की योग्यता, उसकी एबिलिटी, क्या उसकी उम्र, क्या उसका सामाजिक आर्थिक स्तर, या उसका जो भी जनसंचार का माध्यम है वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बालक की उम्र। आपने देखा होगा उसके बाद ये किया गया कि 6 साल तक का जो बच्चा है उसको स्कूल में एडमिट नहीं किया जाएगा, उसकी एडमिशन स्कूल में नहीं होगी। ठीक है, जब 6 साल वो कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद ही उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। 6 साल से पहले का बच्चा आंगनबाड़ी जा सकता है, प्री प्राइमरी जा सकता है, यूकेजी एलकेजी जा सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर फर्स्ट क्लास में उसकी एडमिशन तभी होगी जब वो 6 साल कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि राइट टू एजुकेशन 2010 के अकॉर्डिंग बच्चे की उम्र ही किसी कक्षा में प्रवेश लेने का मेन आधार होती है। नेक्स्ट आता है, भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है, द नेचुरल स्टिमुलस टू जनरेट फियर इमोशन इज। अब जो अगर ऐसा स्टिमुलस दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक कंडीशनिंग होता है। एक नेचुरल होता है जो कि जिसमें नेचुरल प्रोसेस होती है ना, उसमें किसी और चीज़ की कंडीशन नहीं रखनी पड़ती है आपको। इसके बारे में भी जब आप पैवलव की लर्निंग थ्योरी पढ़ते हो तो दोनों ही स्टिमुलस के बारे में बात की गई है, नेचुरल और अननेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, तो भय एक इमोशन है, डरना एक तरह का संवेग है। अगर ये आपको उत्पन्न करना है लेकिन किसी नेचुरल स्टिमुलस से उत्पन्न करना है, ठीक है, तो वो किस तरह का हो सकता है। सबसे पहले आता है पेन, फिर आता है सडन कोई स्टिमुलस दे देना, ठीक है, डार्क प्लेस, या फिर तेजी से गिरती हुई कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, तो देखो वैसे तो ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं जो है वो भय पैदा करेंगी, डर पैदा करेंगी, डर का इमोशन करेंगी। दर्द होगा तो वो भी और ज्यादा भय पैदा करेगा कि पता नहीं और ज्यादा दर्द ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि क्या एक नेचुरल स्टिमुलस होगा। ठीक है, किसी अंधकार जगह पे भेज दोगे, ठीक है, तो वहां पे भी डर लगेगा। कोई तेजी से गिरती हुई कोई वस्तु दिखेगी तब भी आपको जो है वो डर लगेगा। ठीक है, लेकिन ये सारे नेचुरल स्टिमुलस तो नहीं है। तो सडन कोई स्टिमुलस जब आपको दिया जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन
बी जो है वो राइट हो जाएगा सडन स्टिमुलस। जब सडन आपको कोई स्टिमुलस दिया जाएगा जिससे आपको एकदम से डर लगेगा, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा ऐसा इमोशन, एक ऐसा सॉरी स्टिमुलस जो कि आप में जो है वो डर की भावना जो है वो पैदा करे। दर्द होगा तो दर्द में आपका पेन वाला इमोशन ज्यादा निकल के आएगा, है ना। किसी डार्क प्लेस पे आपको भेज देंगे, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं पहले से अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा उस चीज के लिए। कोई वस्तु गिरेगी, एक बार गिरेगी तो डरोगे, दो बार गिरोगे, तीसरी चौथी बार जब वो होती रहेगी कोई चीज, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे वो डर जो है वो खत्म हो जाएगा उस चीज से। लेकिन जो बार बार सडन स्टिमुलस आपको अलग अलग तरह का दिया जाएगा, वहां से आपका जो है एक डर वाला इमोशन जो है वो निकल के आएगा और ज्यादा निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बेसिक एजेंसी फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज कॉल्ड। स्कूल होगा, समुदाय कम्युनिटी होगी, माता पिता परिवार होगा, या जनसंचार का माध्यम होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पे ना तो किसी नॉर्मल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ना ही तो यहाँ पे पारिवारिक विकास की बात हो रही है, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। और सोशल डेवलपमेंट उसका कब होगा, जब वो कहाँ पे जाएगा, समुदाय में जाएगा, जब वो सोसाइटी में जाएगा, जब वो अपनी कम्युनिटी में जाएगा, ठीक है, वहां पे उसको अलग अलग लोग मिलेंगे और वहां से उसका अलग अलग तरह का सोशल डेवलपमेंट होएगा। ठीक है, स्कूल चला जाएगा तो स्कूल भी वैसे तो आपके सोसाइटी का ही पार्ट होता है, लेकिन स्कूल में भी उसको लिमिटेड इन्वायरमेंट मिलेगा, है ना, वही दोस्त, वही टीचर्स। ठीक है, घर जाएगा तो घर में तो उसका फैमिली इन्वायरमेंट आ जाएगा, लेकिन समुदाय में जाएगा तो हर दिन उसको अलग 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 लोग मिलेंगे, अलग अलग उसको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जहां से उसका ज्यादा सोशल डेवलपमेंट होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, हो जाएगा समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। जेबी वॉटसन है, डोनाल्ड हेब है, ई आर गुदरी है, और कर्ट लेविन है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। जेबी वॉटसन जो है वो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। जब आप स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया, गेस्टॉल्टिज्म किसने दिया, कॉग्निटिविज्म किसने दिया, ह्यूमनिज्म किसने दिया। तो ये वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके टैट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक या पिता किसे माना जाता है, जेबी वॉटसन को। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट आता है, नकारात्मक पुनर्वलन को हटाने या दूर करने से क्या होता है। जब आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को एलिमिनेट कर देते हो या फिर उसको रिमूव कर देते हो तो किसी के व्यवहार में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो पुनर्वलन की बात हो रही है, रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, तो रीइंफोर्समेंट की बात भी आपकी लर्निंग थ्योरी में की गई। ठीक है, स्किनर ने की थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, उसने बहुत सी रीइंफोर्समेंट के बारे में बात भी किया था, अलग अलग तरह की रीइंफोर्समेंट भी बताई थी उन्होंने। ठीक है, तो बोला जब हमारी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, जैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ठीक है, और दोनों से ही कुछ ना कुछ काम निकलवाया जाता है। वो दी ही इसलिए जाती है ताकि आगे वाला व्यक्ति कोई काम करे या कोई एक्शन करे। ठीक है, तो जब आप रिमूव कर देते हो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को निकाल देते हो, तो क्या होता है, किसी विशेष कार्य के घटित होने में कमी होती है, किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है, व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हो आता, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हट जाएगी तो व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि करेगा। ठीक है, वो अपने जो व्यवहार होगा उसको और ज्यादा इंक्रीज करेगा जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट घट जाएगी। ठीक है, जैसे कि जैसे एक बच्चा है, ठीक है, आपने उसको डराया कि अगर कल से होमवर्क नहीं लिख करके लेके आओगे तो तुम्हारे को 10-10 डंडे पड़ेंगे। ठीक है, तो वो एक तरह की नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुई ना, अब वो काम तो करके लाएगा, लेकिन फिर 5 दिन के बाद आपने बोला कि कल से तुम काम करके लाओ, भले ना करके लाओ, ठीक है, तुम्हारे को मार नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो ना करने का काम था, वो जो व्यवहार, उसमें अब और वृद्धि होगी, अब वो करके ही नहीं लाएगा। ठीक है, तो किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होगी जब कोई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को हटा दिया जाएगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम किसी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को हटा देंगे तो किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का फॉर्मूला क्या है। MA अपॉन CA प्लस 100, MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, CA अपॉन MA मल्टीप्लाई 100, CA अपॉन MA प्लस 100। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार आपको कई बार इसको सॉल्व करने के लिए भी दिया जाता है। तो जब बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की IQ के बारे में आपको जानना है कि कितना है, तो हम करते हैं MA यानी कि आपकी मेंटल एज, CA क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100। MA होती है आपकी मानसिक आयु, CA होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल आयु। ठीक है, और मल्टीप्लाई उसको 100 से कर देंगे और उसके बाद आपका IQ जो है वो निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक क्रोनोलॉजिकल आयु को बोलते हैं वास्तविक, जो आपकी रियल एज होती है, आप कितने साल के हैं वो। और MA आती है आपकी मेंटल एज की, आपकी रियल एज जिसमें आप हर साल बर्थडे मनाते हैं, और एक आपके दिमाग की एज मेंटल एज, इन दोनों को मल्टीप्लाई 100, यहाँ से आपका IQ निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर है, रीडिंग है, मैथमेटिकल है, बिहेवियरल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये भी जब आप लर्निंग वाला टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत से डिसऑर्डर आएंगे, डिसेबिलिटीज आएंगी पढ़ने से रिलेटेड, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, अफ्रीजिया, ये सारी की सारी आएंगी। ठीक है, तो वहाँ से ही ये क्वेश्चन निकल के आएगा उस टॉपिक में से, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं कि आपका में एक तरह का ऐसा डिसऑर्डर, आप में एक तरह का ऐसा डिसऑर्डर जिसे बोला जाता है डिसलेक्सिया, ये संबंधित है आपके रीडिंग एरर से या फिर रीडिंग डिसऑर्डर से। जैसे कि आप पढ़ नहीं पाते है ना, रुक रुक के पढ़ते हैं, या फिर केवल शब्दों में ग्लिच हो जाता है, जैसे ये श है, ये स है और ये श है। ठीक है, तो आप इसको भी स बोलते हैं, इसको भी स बोलते हैं, सही और शही। ठीक है, तो जब आप ये नहीं प्रोनाउंस नहीं कर पाते और पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है तो वो होता है आपका रीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं, तब वे जल्दी डैश करते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे तो ये तो आसान ही रहते हैं, जैसे हर एक को भर के देख लो। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो कक्ष में उपयोगी होती हैं, तब वे जल्द विस्मरण, विस्मरण का मतलब होता है फॉरगेटिंग। तो ऐसा तो होता नहीं है जिन एक्टिविटी में बच्चा शामिल होता है वो उसको ज्यादा याद रहती है, तो ये तो गलत हो गया है ना। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित होते हैं और प्रत्यय स्मरण, ये भी गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक रूप से होते हैं और स्मरणीय होते हैं, ये ऐसा भी नहीं होता। सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटीज ही थोड़ी ना होती, सारी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं, तब वह जल्दी सीखा करते हैं। तभी तो बोला जाता है कि उनको जो है वो उनके रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ, उनको जो है वो रियल नॉलेज दो, जो वास्तविक नॉलेज दो, रियलिटी बेस्ड नॉलेज उनको दो। ठीक है, तो ऐसी गतिविधियां जो उनके जीवन में उपयोगी होती हैं, जब ऐसी गतिविधियां किसी कक्षा में करवाई जाती हैं तो उन गतिविधियों से बच्चा किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जल्दी सीखता है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, आप अपनी कक्षा में सामाजिक विभिन्नताओं को देखते हुए किस विधि का प्रयोग पढ़ाने के लिए करेंगे। आपको लगता है कि बहुत से सोशल डिफरेंसेस हैं आपकी क्लास में, ठीक है, तो आप किस तरह से लर्निंग जो है वो बच्चों को करवाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। क्या आप क्लासिफिकेशन कर देंगे जेंडर के आधार पर, है ना, आप क्लास का साइज कम कर देंगे, प्रोवाइडिंग मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग, या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जब आपको बहुत से सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जेंडर के बेस पे, अगर जेंडर के बेस में कर दोगे तो फिर से वही बॉय और गर्ल वाला एक जो बीच का गैप है वो रहेगा उनमें। ठीक है, तो फिर से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो डिफरेंसेस रहेंगे ही रहेंगे। क्लास को
कम कर दोगे, साइज को कम कर दोगे, तो फिर भी बहुत कम सोशल इन्वायरमेंट रह जाएगा उनका, है ना, थोड़े से बच्चों में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि अगर आपकी क्लास में बहुत से सोशल डिफरेंसेस हैं तो प्रोवाइडिंग मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग, उनको मिक्स किया जाए, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कास्ट, जेंडर वाले बच्चों को एक ग्रुप में रखा जाए और फिर उनको टीच करवाया जाए, ताकि वो सोशल डिफरेंसेस को छोड़ करके एक जैसा डेवलपमेंट जो है वो करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये जो आपका सोशल इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? जेंडर, रेस, कल्चर या ऑल ऑफ द अबव? तो सॉरी, ऑल ऑफ द देयर नहीं, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज राइट हो जाएगा यहाँ पे। ये सारे ही क्या हैं? ये एक तरह से इन सोशल डिफरेंसेस का कारण है। जेंडर के आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है, प्रजाति के आधार पर भी पाई जाती है और कल्चर के आधार पर भी पाई जाती है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लर्निंग इज सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना, क्या ये सीखना है? अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम सीखना है? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करना सीखना है, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, यहाँ पे भी ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा कि लर्निंग क्या है? चेंज इन बिहेवियर। जब आप अपने किसी व्यवहार में चेंज करते हो तो वो लर्निंग के थ्रू होता है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस, आपको जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आपके जो एक्सपीरियंस रहते हैं और प्रैक्टिस आप करते हैं, उसी का रिजल्ट होता है आपका सीखना, इसी के थ्रू आप सीखते हैं। ठीक है, और जब आप कोई परमानेंट चेंज अपने बिहेवियर में करते हैं तो वो भी लर्निंग के थ्रू ही आता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ से सीखने के परिणाम है। उसके बाद आता है फिर से लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन, पैवलव का अधिगम सिद्धांत में उद्दीपन क्या था? स्टिमुलस क्या था पैवलव की लर्निंग थ्योरी में? पैवलव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जिसमें डॉग के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें स्टिमुलस क्या थे? तो वहां पर दो स्टिमुलस थे, एक था नेचुरल स्टिमुलस और एक था अननेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, अननेचुरल स्टिमुलस को हमने कंडीशनिंग स्टिमुलस भी बोल दिया था वहां पे। ठीक है, CS, उसके बाद नेचुरल स्टिमुलस NS। ठीक है, और अननेचुरल स्टिमुलस को हमने UCS बोला था, अननेचुरल कंडीशनिंग स्टिमुलस। ठीक है, तो यहाँ पर बेल जो है वो एक तरह का CS है या अननेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, और फूड जो है वो यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, तो और डॉग तो स्टिमुलस है नहीं, डॉग को स्टिमुलस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, A और B दोनों ही क्या है? स्टिमुलस है। ठीक है, बेल किस तरह का स्टिमुलस है? अननेचुरल स्टिमुलस, और फूड जो है वो नेचुरल स्टिमुलस है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है कि नेचुरल और अननेचुरल, यहाँ पे सिंपल पूछा है कि स्टिमुलस पैवलव की थ्योरी में क्या था। तो बेल और फूड घंटी और खाना दोनों ही पैवलव की थ्योरी में क्या थे? स्टिमुलस थे। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? जर्नल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ इस थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है। थॉर्नडाइक ने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी, बायगॉस्की ने दी थी या स्किनर ने दी थी? तो ZPD का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था आपका बायगॉस्की ने अपनी थ्योरी में, जर्नल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन आपके किसी ना किसी टैट में ज़रूर जो है वो पूछे गए हैं, और यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा टॉपिक भी जो है वो क्लियर होंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल HP मित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।